Aries. वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल FWT क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सेल का जो है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, तो आप जाइए उसे भी देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम पार्ट 1 को रिवीजन करेंगे। जितने भी टॉपिक्स हमने पार्ट 1 में पढ़े थे उसको फिर से हम रिवीजन करेंगे एक एक करके। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेल हमने पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ सेल देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल में मैंने क्या बताया था आपको, ये बताया था कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ सेल की वजह से है। ठीक है, और जो भी बेसिक फंक्शनिंग हो रही है सिर्फ और सिर्फ सेल की वजह से हो रही है। ये हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेल में पढ़ा था। इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, इसलिए हम इसे बोलते हैं। क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल ले लें ब्रिक्स को, ठीक है, ब्रिक्स का एग्जाम्पल मैंने आपको उस पुराने वाली वीडियो में भी बताया था पार्ट 1 में, कि ब्रिक्स से ही एक हाउस बनता है। ठीक है, एक एक ब्रिक्स को जोड़ के, एक एक ब्रिक्स को जोड़ के हमारा हाउस बन जाता है। ठीक है, वैसे ही एक एक सेल से हमारी बॉडी जो है बन जाती है। ठीक है, और तो अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल को हम रिवीजन करेंगे। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि रॉबर्ट हुक आए और उन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया। ठीक है, कॉर्क क्या होता है? सब्सटेंस टेकन फ्रॉम दी बार्क ऑफ ट्री। जो ट्री का बाहरी वाला पार्ट नहीं होता है, उसी को हम कॉर्क बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जैसे ट्री है तो ऐसे ऐसे कुछ होता है। ठीक है, ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, ये कॉर्क का स्ट्रक्चर रहता है कुछ। ठीक है, उन्होंने कॉर्क में देखा क्या? उन्होंने कॉर्क में देखा बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस थे। ठीक है, खाली स्थान थे, खाली जगह थे। वो एक स्मॉल रूम, एक लिटिल रूम की तरह दिख रहा था उन्हें। इसीलिए उन्होंने सेल का जो नेम है उसे जो डेराइव किया है उसे, वो सेलुला वर्ड से, एक लैटिन वर्ड है, वहीं से उन्होंने इसे डेराइव किया। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि वो एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था। क्या? एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिख रहा था, इसीलिए उन्होंने उसे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बता दिया था। ये हमने डिस्कवरी ऑफ सेल में पढ़ी थी। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, उनका जो माइक्रोस्कोप था वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी उसमें थी नहीं। इसी कारण आगे आने वाले साइंटिस्टों के लिए उन्होंने क्या कर दिया, एक माइक्रोग्राफिया, ये उनका बुक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी में उन्होंने सारे स्टडी, जितने भी स्टडी उन्होंने सेल के बारे में की थी, सब इसमें लिख दिया था, ताकि आगे आने वाले साइंटिस्ट इसे पढ़ें और इस पे रिसर्च करें और आगे कुछ थ्योरी दें अपने। ठीक है, क्या किया उन्होंने? देखिए, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक 1674 में आए। उन्होंने एक सेल को, एक सिंगल सेल को बताया एज ए लिविंग सेल। ठीक है, अब सिंगल सेल उन्होंने एक बैक्टीरिया के फॉर्म में बताया था, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। क्यों? क्योंकि उनका जो माइक्रोस्कोप था वो टेक्नोलॉजी से लैस था, टेक्नोलॉजी उसमें बहुत ज्यादा थी। ठीक है, अच्छी तरह से जान लीजिए। ठीक है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक 1674 में आए, एक सिंगल सेल एज ए लिविंग सेल बताया उन्होंने। ठीक है, क्योंकि उनका माइक्रोस्कोप जो है बहुत ही अच्छा था, टेक्नोलॉजी से लैस था एज पर दैट ईयर। अब उस समय के हिसाब से बहुत ही अच्छा माइक्रोस्कोप था। ठीक है, अब हम सेल थ्योरी पढ़ेंगे। सेल थ्योरी में क्या मैंने आपको बताया था? सेल थ्योरी में मैंने आपको ये बताया था कि मैथ्यूस स्क्लेडन और थियोडर श्वान ने एक सेल थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। ये उनका सेल थ्योरी था। ठीक है, आगे आए रुडोल्फ विर्चो। विर्चो ने क्या बताया कि कोई भी सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आता है। अगर वो यूनिसेलुलर है तब तो वहीं पे रह जाएगा, लेकिन अगर वो मल्टी सेलुलर है तो वो प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से ही सेल है उसी से वो डिवाइड होता है। लाइक एग्जांपल, अगर मैं आपको एक फिगर बताऊं, ठीक है, ये एक सेल मान लीजिए है। ठीक है, अगर ये यूनिसेलुलर है तब तो ये यहीं पे ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, बट अगर ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है, अगर इज मल्टी सेलुलर, ठीक है, तो ये इसी से डिवाइड होगा। ठीक है, इसी से दो सेल बनेगा और जितने भी सेल बनने होंगे इसी से, प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से सेल रहेगा उसी से वो डिवाइड होगा। ये रुडोल्फ विर्चो का थ्योरी था। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक हमारा क्या था? डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर में जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एक सेल का बना हुआ है, सिंगल सेल, ठीक है, अगर वो सिंगल सेल का बना हुआ है तो उसे हम यूनिसेलुलर में कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर वो मल्टीपल सेल का बना हुआ है तो उसे हम मल्टी सेलुलर में कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया कि अमीबा यूनिसेलुलर है, वो सिंगल सेल का बना हुआ है, बट ह्यूमन बींग्स, एनिमल, ये क्या है? मल्टी सेलुलर है, क्योंकि वो मल्टीपल सेल के बने हुए हैं।
और एक मैं बेसिक बता दूंगा आपको कि वो उनका जो लाइफ स्पैन होता है, ठीक है, जीवन काल जो होता है उनका, ठीक है, यूनिसेलुलर का वो कम होता है एज कंपेयर देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर में क्या होता है, उनका लाइफ स्पैन अच्छा मतलब ज्यादा होता है, ठीक है, एज कंपेयर देन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हमने रिवीजन कर लिया। अब हम पढ़ेंगे जो पार्ट 2 में हमें पढ़ना है, तो उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। जो भी टॉपिक्स हमें पार्ट 2 में क्लियर करना है उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, फिर एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस वीडियो में सेल से साइज एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक होगा इस वीडियो का। सेकेंड टॉपिक हमारा होगा, ठीक है, सेकेंड टॉपिक क्या होगा हमारा, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, यही हमारा लास्ट होगा इस वीडियो का सिर्फ इस वीडियो का। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्लियर करते हैं। ठीक है, सेल शेप साइज एंड स्ट्रक्चर। ठीक, शेप बताऊंगा, साइज बताऊंगा, स्ट्रक्चर बताऊंगा। किसका? सेल का। सेल का ही शेप साइज और स्ट्रक्चर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलते हैं, हम देखते हैं। शेप, आकार। ठीक है, अब अगर हम एग्जांपल ले ह्यूमन बीइंग का, तो लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स फाउंड इन दी शेप ऑफ सेल। अब बहुत सारी ऐसी चीजें पाई जाती है ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सेल की शेप में होती हैं। अब कोई भी चीज होगा तो उसका शेप तो होगा ही ना, अब एक जैसा तो होगा नहीं, इसलिए कुछ का अलग होगा, कुछ का अलग होगा। ठीक है, तो जो शेप आकार जो होगा सेल का, वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सेल का शेप, ठीक है, ठीक है, नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल कुछ इस तरह से होती है। ये नर्व सेल है हमारा। ठीक है, इसे न्यूरॉन भी बोलते हैं। नर्व सेल है हमारा, इसे हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए ये इलोंगेटेड, लंबा भी है, ब्रांच। तो इसका शेप क्या होगा? इसका शेप ये होगा इलोंगेटेड एंड ब्रांच। ये हमारा सेल का, नर्व सेल का। ठीक है, किसका है? ये नर्व सेल का शेप है हमारा, न्यूरॉन भी इसे बोलते हैं। ठीक है, इसका शेप क्या है? इलोंगेटेड। इलोंगेटेड मतलब ये जो है, और ब्रांच मतलब ये। ठीक है, ब्रांच देखिए, इसको हम बता दिए सेल शेप की तरह। ठीक है, अब सेल का जो शेप होता है, ठीक है, ये डिपेंड किस पे होता है? उसके लोकेशन और उसके फंक्शनिंग पे। ठीक है, फंक्शनिंग का मतलब अभी मैं आपको बता देता हूं। अब पंखा अगर आप ले लो, ठीक है, पंखे का एग्जांपल लो आप, तो फैन का जो लोकेशन होता है उसी के हिसाब से तो उसका शेप बनाया जाता है। हाँ, फंक्शनिंग भी उसका जैसे होगा उसी की तरह तो उसका शेप बनाया जाएगा। अब गोल उसे घूमना है, हवा कैसे देना है, उसका फंक्शनिंग कैसा है, तभी तो उसका शेप उस तरह बनाया जाएगा ताकि वो हवा दे सके। उसी का एग्जांपल लेके मैं आपको बताया। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो नर्व सेल है, ठीक है, इलोंगेटेड है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड है लोकेशन। अब इसका जो शेप है वो लोकेशन
और इसके फंक्शनिंग पे। इन्हीं दोनों पे ये डिपेंड है। कोई भी सेल का जो शेप होगा वो यही जो बेसिक है, ठीक है, इसी पे, ठीक है, इसी पे ये डिपेंड रहेगा। ये जान लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने नर्व सेल का देख लिया शेप, ठीक है। अब हम देखेंगे मसल सेल का। ये है हमारा मसल सेल, ठीक है। इसे हम मसल सेल बताते हैं, ठीक है। इसका शेप, और ये जो है, ये पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ठीक है, डेसिमल की तरह, ये है आपका न्यूक्लियस। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये है हमारा न्यूक्लियस। इसका शेप आपको क्या दिख रहा है? स्फेरिकल नहीं दिख रहा है? तो अब देखिए, इसका शेप जो है आपने बताया स्फेरिकल है, ठीक है। इसी तरह हर सेल जो है, कोई भी सेल है, उसका एक अलग अलग शेप है। हर सेल का अलग अलग शेप है, ठीक है। हमने मसल सेल पढ़ लिया, इसका शेप पढ़ लिया किस तरह का होता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसका शेप मैंने आपको बताया, ठीक है। मसल सेल का जो होता है स्फेरिकल, सॉरी, ठीक है। मसल सेल का जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल। स्फेयर की तरह आपको दिख रहा होगा ये, और ये बीच में जो है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल और आपको दूं तो वो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल हम इसे बोलते हैं, ठीक है। इसका शेप क्या होता है? डिस्क्वाइडल होता है, ठीक है। यहां पे ये क्या रहेगा, बीच में एक डिस्क की तरह होगा, ठीक है। अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूं, डिस्क्वाइडल, बीच में डिस्क की तरह रहेगा। यहां मतलब जो है ये आपका डिस्क की तरह रहेगा, बाहर वाला जो पार्ट है आपका डिस्क की तरह रहेगा, लेकिन अंदर में जो रहेगा ये क्वाइल की तरह रहेगा, ठीक है। इसीलिए हम इसे डिस्क्वाइडल शेप बोलते हैं, ठीक है। हमने पढ़ लिया सेल शेप, ठीक। अब हम पढ़ेंगे सेल साइज। तो गाइस, हमने शेप पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे साइज, ठीक है। तो साइज में क्या है कि सेल, मैंने आपको बताया था, माइक्रोस्कोपिक होता है, जिसे हम अपने नेक डाइट से नहीं देख सकते। दे आर सो टाइनी, ठीक है, दैट कैन बी सीन ओनली थ्रू ए माइक्रोस्कोप। अभी मैं लिख के आपको बताता हूं। सेल्स आर so tiny that can be seen only through a microscope, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि सेल आर सो टाइनी, इतने छोटे होते हैं वो कि हम उसे बिना माइक्रोस्कोप के देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है, इतने छोटे होते हैं ये। अब हम जानते हैं कि, अब देखिए यहाँ पे जो बताया है ये साइज, इसका कोई मेजर करने का यूनिट होगा। वो यूनिट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, द साइज ऑफ cells can be measured in
माइक्रोमीटर। ठीक है, क्या कह रहा है ये? द साइज ऑफ सेल कैन बी मेजर्ड इन माइक्रोमीटर। अब जो साइज है सेल का हम उसे माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, माइक्रोमीटर में नापते हैं उसे। ठीक है, और माइक्रोमीटर का सिंबल क्या होता है? UM। ठीक है, अब 1 माइक्रोमीटर में होता है आपका 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर में। तो अब हम क्या जानेंगे? देखिए, अब बहुत सारे सेल्स होते हैं, ये तो हमें भी पता है, मगर अब एक एक सेल को हम तो उठा के देखेंगे नहीं ना कि इसका साइज कितना है। इसलिए हम क्या किए हैं, लॉन्गेस्ट सेल को लिख लेंगे और स्मॉलेस्ट सेल को लिख लेंगे। ये दो हमारा बेसिक है, इसलिए हम इसे लिख लेते हैं। लॉन्गेस्ट सेल in the world, that is ostrich egg। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट सेल है वर्ल्ड में वो क्या है? ऑस्ट्रिच एग है। ठीक है, इसका साइज कितना होता है ये देखते हैं। साइज होता है हमारा 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक, 13 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, देखिए 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 13 सेंटीमीटर वाइड होता है। ये क्या है? लॉन्गेस्ट सेल इन द वर्ल्ड है। ठीक, हमने लॉन्गेस्ट सेल पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। तो स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड क्या है? वो है माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, दैट इज माइकोप्लाज्मा। इसे हम PPLO भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है प्यूरोपेन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फुल फॉर्म है इसका PPLO का ये। ठीक है, ये माइकोप्लाज्मा इतना छोटा होता है, सबसे छोटा वर्ल्ड में सेल होता है ये। ठीक है, ये हम जान लेते हैं। और इसका साइज क्या होता है? साइज इसका होता है 0.1 माइनस 0.15। ठीक है, 0.1 माइनस 0.15। तो देखिए, लॉन्गेस्ट सेल मैंने आपको क्या बताया? ऑस्ट्रिच का एग, जो कि 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 13 सेंटीमीटर वाइड होता है। वैसे ही स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। इसे हम प्यूरोपेन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बताते हैं। ये PPLO का हमारा फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसका साइज क्या होता है? 0.1 माइनस 0.15। ठीक है, ये साइज होता है माइकोप्लाज्मा का। तो गाइस, अब हम पढ़ चुके हैं सेल शेप एंड साइज। ठीक है, अब इसे हम इरेज कर देते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर पूरा डीप मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इसमें सिर्फ हम सेल को ऑब्जर्व कैसे करें ये बस बताने वाला हूं। ठीक है, इसमें मैं सेल के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कैसे करते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में, इस पार्ट में बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए, तो सेल के स्ट्रक्चर को हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे? ओनियन पिल एक्सपेरिमेंट से, ओनियन के पिल के एक्सपेरिमेंट से हम इसे ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? टेक 1 ओनियन, रिमूव इट्स आउटर कवरिंग। ठीक है, मतलब कि
हमें एक प्याज लेना है, ठीक है, और उसका जो बाहर का छिलका रहेगा उसको हमें निकाल लेना है, ठीक है। जब आप उसे निकाल दोगे तो वो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। कैसा दिखेगा? एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। आप बल्ब देखते होगे उसका स्ट्रक्चर जैसा रहता है, वैसे ही ओनियन का भी स्ट्रक्चर आपको दिखने लगेगा जब आप उसका बाहरी का पार्ट मतलब कि छिलका जब आप उसका निकाल दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, देखते हैं। अब हमें क्या करना है, कट इट बाई सेंटर, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका ये बल्ब लाइक जो स्ट्रक्चर ओनियन का दिख रहा है, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सेंटर से, बीच में से, ठीक है, यहाँ बीच में से आपको इसको काट देना है। जब आप काट दोगे तो क्या है, देखिए, थ्रू फाइन इंस्ट्रूमेंट रिमूव एनी थिन लेयर ऑफ ओनियन बल्ब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 हाफ्स मतलब आधा आधा हो गया होगा, 2 टुकड़ों में ये बट गया होगा, ठीक है, बीच बीच से, ठीक। अब आप क्या करोगे, कोई फाइन इंस्ट्रूमेंट, एक पतला सा कोई इंस्ट्रूमेंट लीजिएगा, इसको आप क्या करिएगा, इससे एक थिन लेयर, एक छोटा सा एक पतला सा लेयर इसका निकाल लीजिएगा, ठीक है, ओनियन बल्ब से। और वो होना कैसा चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। वो होना चाहिए आपका कॉनकेव साइड से, मतलब कि जब आप निकालोगे तो इस साइड से निकालिएगा, ठीक है, कॉनकेव साइड से निकालिएगा। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कॉनकेव साइड से ही आपको निकालना है, तभी आप स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर पाओगे। ओके, अब अगला स्टेप हमारा क्या है देखते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, पुट दी ओनियन पील ऑन द ग्लास स्लाइड। अब हम जो ओनियन का टुकड़ा लिए थे, छोटा सा जो लेयर हमने निकाला था उसमें से, उसे क्या करेंगे, ग्लास स्लाइड में, ग्लास स्लाइड पर रख देंगे, ठीक है। हम इसे ग्लास स्लाइड पर रख देंगे, कुछ इस तरह से पिंक सा दिखेगा आपको, ये ब्लैक है बट वो पिंक सा आपको रहेगा, ठीक है। अभी हम इसे रख देंगे, ठीक है। ये जो है आपका वो जो पील आपने उठाया था वही है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, स्टेन दी ओनियन पील कोलोरेशन। इसका मतलब ये है कि आपको अगर देखना है उसका एक एक पार्ट, अब कई पार्ट्स रहेंगे ना, उसमें न्यूक्लियस रहेगा, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स रहेंगे, उसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको कलरिंग करना होगा, उसी को हम कलरेशन कर रहे हैं, ठीक है। कलर जब आप उस पर कर दोगे, कोई केमिकल लगा दोगे उस पे, तब वो एक एक अलग अलग कलर में दिखेगा आपको, ठीक है। अब हमारा अगला स्टेप है, तो गाइस अब देखिए, अगर हम उसे कवर नहीं करेंगे ओनियन पील को, तो उसका कलर उड़ भी तो सकता है, इसीलिए हम उस पे एक कवर स्लिप लगाएंगे, ठीक है। वही बोला है, कवर दी स्टेंड ओनियन पील बाय दी कवर स्लिप, ठीक है, हम उसे कवर करेंगे। आफ्टर दैट विजुअलाइज एंड एग्जामिन स्टेंड ओनियन पील अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब हम देखेंगे उसमें क्या क्या है, किसके द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा, ठीक है। अब आपको कैसा दिखेगा वो, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है। उसमें एक ऐसा पिंक पॉइंट रहेगा, ये आपका रहेगा न्यूक्लियस, ये रहेगा आपका न्यूक्लियस, और ये जो है, ठीक है, ये जो आपका है ये रहेगा साइटोप्लाज्म, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यही कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, और इसी में ही इसके बाहर, ठीक है, सेल वॉल रहता है, क्योंकि ये प्लांट सेल है इसलिए, ठीक है। ये जो पिंक लाइक स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ये रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ लेबर। क्या पढ़ना है हमें, डिवीजन ऑफ लेबर। इस डिवीजन ऑफ लेबर लिखने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखिए, जो भी सेल है, ठीक है, वो ग्रुप में है, किसमें, मल्टी सेलुलर में। यूनिसेलुलर में तो सिर्फ एक ही सेल होता है, ठीक है, तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर की कोई बात ही नहीं रहेगी। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कई सारे ग्रुप्स रहते हैं सेल के,
तो उनका अलग अलग फंक्शनिंग रहता है, उसी को हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं लिख के आप देखिए, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ cells perform a specific function तो देखिए, एक ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, इसी को हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा है। अब देखिए ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल, एक ग्रुप ऑफ सेल जो परफॉर्म कर रहा है एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक अलग अलग फंक्शन अपना वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसी को हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो देखिए, हमारा एक एग्जांपल बहुत ही आसान एग्जांपल है, वो क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब इसमें क्या होता है, स्पर्म एंड ओवम, अलग फंक्शन, मतलब कि स्पर्म और ओवम एक काम कर रहे हैं। ठीक है, किस काम में कर रहे हैं, अभी देखिए, ये मेल का हो गया, ये फीमेल का हो गया। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव सेल्स जो उनका ग्रुप है, इन दोनों का एक ही काम है, क्या करना है, रिप्रोडक्शन है। ऐसे ही बहुत सारे सेल हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों में। और मैं पार्ट 1 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाइए उसको भी देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू।